हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले हैं हुक का नियम क्या होता है और प्रतिबल विकृति वक्र क्या होता है। अगर हम प्रत्यास्थता का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो प्रत्यास्थता चैप्टर में अगर हम हुक के नियम का और प्रतिबल विकृति वक्र का अगर बात नहीं करेंगे तो यह चैप्टर पूरा अधूरा माना जाएगा, क्योंकि हुक का नियम जो होता है प्रत्यास्थता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बेसिक नियम कहलाता है और प्रतिबल विकृति वक्र जो होता है वो हमें ये बताता है कि पदार्थ की प्रत्यास्थता होती क्या है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हुक के नियम के बारे में। हुक का नियम क्या होता है, तो यहाँ पर हुक ने जो नियम दिया था उसके अनुसार ये था कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर। अब प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है, तो मैंने प्रत्यास्थता का जो चैप्टर बना रखा उस प्रत्यास्थता के पहले चैप्टर में ही मैंने बहुत सारी बेसिक डेफिनेशन जो है उस वीडियो के लिंक में मैं दे दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं या फिर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। तो प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है? प्रत्यास्थता सीमा वो सीमा होती है जिससे ज़्यादा बल लगाने पर पदार्थ जो होता है स्थायी विरूपित हो जाता है और उससे कम बल लगाने पर, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर कम विरूपक बल लगाने पर प्रत्यास्थता का गुण उस पदार्थ के अंदर बना रहता है। तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, विरूपक बल लगाया जाता है, तो प्रतिबल विकृति जो होते हैं वो आपस में समानुपाती होते हैं। तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल और विकृति समानुपाती होते हैं। प्रतिबल और विकृति क्या होते हैं इसके बारे में मैंने दूसरा जो वीडियो बनाया था प्रत्यास्थता का उसके अंदर डिफाइन कर रखा है। तो हुक का नियम जो है वो ये बताता है कि जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। मतलब जितना प्रतिबल लगेगा उतना ही विकृति उत्पन्न होगी। सीधी सी बात है, किसी वस्तु पर जितना विरूपक बल लगाएंगे उससे उतनी ही विकृति उत्पन्न होती है। लेकिन ये यहाँ पे समझाना जरूरी है कि जो विकृति होती है उससे ही प्रतिबल उत्पन्न होता है, क्योंकि हम जानते हैं किसी वस्तु पर जब बल लगाया जाता है तो बल जो होता है विरूपक बल वस्तु को विकृत कर देता है और विकृत कर देने के बाद वस्तु के अंदर जो प्रत्यानयन बल होता है वह एक प्रतिबल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर एक बल लगाता है प्रत्यानयन बल, वह प्रतिबल कहलाता है। तो वस्तु पहले विकृत होती है फिर प्रतिबल उत्पन्न होता है। तो जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। मतलब विकृति उतनी जितनी होगी उतना ही प्रतिबल क्या होगा यहाँ पर लगेगा। इसको अगर हम यहाँ बात करें, निशान अगर हम हटाते हैं तो प्रतिबल बराबर ई गुणित विकृति। यहाँ ई एक नियतांक होता है और अगर ई का मान अगर हम ज्ञात करें तो ये होता है प्रतिबल बटे विकृति। अब ई जो होता है इसे पदार्थ की प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अब प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है इसके बारे में मैंने जो तीसरा वीडियो बनाया प्रत्यास्थता था उसके अंदर आप देख सकते हैं। प्रत्यास्थता जो होती है वो प्रतिबल और विकृति का अनुपात होती है और यह तीन प्रकार की होती है। एक होता है यंग प्रत्यास्थता, दूसरा होता है आयतन प्रत्यास्थता और तीसरा होता है दृढ़ प्रत्यास्थता गुणांक। तो यहाँ पे जो ई है यह एक नियतांक है जिसे हम प्रत्यास्थता का गुणांक कहते हैं। तो यह जो नियम था यह प्रत्यास्थता का एक बेसिक नियम है जिसे हम हुक का नियम कहते हैं। और ये नियम हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है तभी जबकि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर बल आरोपित किया गया हो। इसके बाद हुक के नियम से ये पता चलता है कि प्रतिबल विकृति के समानुपाती है, लेकिन प्रतिबल विकृति वक्र जो होता है वो ये बताता है कि यदि वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वस्तु के अंदर विकृति कितनी उत्पन्न हो रही है, कितना प्रतिबल लगाने पर कितनी विकृति उत्पन्न हो रही है। तो ये जो बेसिकली डिफरेंस बताता है कि प्रतिबल अगर हम लगाएं तो विकृति में कितना परिवर्तन हो गया, या विकृति अगर जितनी ज़्यादा है तो उसके अनुपात में प्रतिबल कितना उत्पन्न होगा। तो प्रतिबल विकृति वक्र से हमें पदार्थ के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि पदार्थ किस प्रकार का होगा। यहाँ पे हमने ग्राफ ले रखा है, ये शून्य बिंदु है जिसमें वस्तु पर बिल्कुल भी कोई बल नहीं लगाया गया है। इसके बाद एक्स अक्ष पर हमने यहाँ पे ले रखा है विकृति और वाई अक्ष पर हमने ले रखा है प्रतिबल क्या होता है। अब जब वस्तु पर धीरे धीरे विकृति बढ़ती है तो उसमें प्रतिबल उत्पन्न होता है। प्रतिबल विकृति बिंदु ए तक ई तक जो होता है वो एक रेखीय रूप से बढ़ती है जिसे हम रेखीय सीमा कहते हैं। बिंदु ओ से ई तक की जो सीमा होती है उसे हम रेखीय सीमा कहते हैं। और यहाँ पर जो होता है प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर वस्तु पर प्रतिबल लगाया जा रहा है तो उतनी विकृति उत्पन्न होगी। यदि बल हटा लिया जाएगा तो वस्तु जो है वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। यह प्रत्यास्थता, यह पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु के ऊपर लागू होता है और हुक का जो नियम होता है वो यहीं तक क्या होता है, इस नियम का पालन करता है, 0 से लेकर ई तक। ई जो होता है इस बिंदु के पश्चात, ई को हम रेखीय सीमा कहते हैं। मतलब यहाँ तक जो होता है बिंदु ई तक रेखीय सीमा होती है जहाँ तक हुक के नियम का पालन होता है। अब इसके पश्चात अगर हम वस्तु पर प्रतिबल बढ़ाते हैं
तो देखते हैं प्रतिबल बहुत कम बढ़ने के बाद भी जो विकृति होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब वस्तु के अंदर ज़्यादा प्रतिबल लगाने पर, ज़्यादा विरूपक बल लगाने पर वस्तु के अंदर जो विकृति होती है वो प्रतिबल के समानुपाती नहीं होती है। जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा है, अगर समानुपाती होती तो एक लाइन में ही आगे बढ़ती। ये थोड़ा वक्रीय हो गया है, यहाँ पे वक्र थोड़ा सा वक्रीय हो गया है और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रतिबल जो है विकृति के समानुपाती नहीं होती, बल्कि विकृति कुछ ज़्यादा हो जाती है। इसके पश्चात भी वस्तु के अंदर प्रत्यास्था का गुण बना रहता है। मतलब वस्तु पर अगर बल हटा लिया जाए तो वस्तु धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। लेकिन ये जो बिंदु होता है इसे हम बोलते हैं पराभव बिंदु। ई से लेकर वाय तक पराभव बिंदु कहते हैं। और इस बिंदु पर जितना बल, अधिकतम बल लगाया जा चुका होता है, प्रतिबल लगाया जा चुका होता है, उसे हम कहते हैं पराभव सामर्थ्य। पराभव बिंदु पर जितना प्रतिबल लगाया जाता है उसे हम पराभव सामर्थ्य कहते हैं। अब इसके पश्चात जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के पश्चात क्या होता है कि जब हम जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ाते हैं वैसे वस्तु के अंदर अब स्थायी विरूपण शुरू हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे बिंदु जो पराभव बिंदु है इसको हम प्रत्यास्था की सीमा भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है y बराबर पराभव बिंदु या प्रत्यास्था की सीमा। मतलब यह वह सीमा होती है जिसके पश्चात वस्तु, जिसके नीचे अगर प्रतिबल लगाया जाएगा तो वस्तु के अंदर प्रत्यास्था का गुण बना रहता है, लेकिन इससे ज्यादा अगर बल लगाया जाए तो वस्तु के अंदर प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाता है। वह वस्तुएं प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती हैं, क्योंकि वो वस्तुएं जिन पर प्रतिबल लगाने के पश्चात वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में विकृत अवस्था जो रहती है उसे प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आ पाती हैं। उसे हम बोलते हैं ऐसे वस्तुओं को अप्रत्यास्थ वस्तुएं, और ऐसे वस्तुओं के गुण को प्लास्टिकता या अप्रत्यास्थता कहते हैं। तो जैसे हम बिंदु पराभव बिंदु से ऊपर से बल लगाना शुरू करते हैं, प्रतिबल लगाना शुरू करते हैं, विकृति स्थायी विकृति उत्पन्न हो जाती है। मतलब ये होता है कि वस्तु पर अगर हम प्रतिबल नहीं भी लगाएं तो भी वस्तु स्थायी रूप में वहां पे विकृत हो चुकी होती है। इसके अंदर तार जैसा जो वस्तु होता है एकदम बहुत लचीली गुण उत्पन्न हो जाता है। तो इसके ऊपर जैसे ही हम प्रतिबल लगाते हैं वस्तु के अंदर स्थायी विरूपण शुरू हो जाता है, और इस पर अगर प्रतिबल हटा लें तो भी वस्तु प्रारंभिक अवस्था में नहीं आती है। तो बिंदु y से u के बीच में जो स्थिति होती है उसको हम बोलते हैं स्थायी विरूपण या प्लास्टिक विरूपण कहते हैं। स्थायी विरूपण या प्लास्टिक विरूपण। स्थायी विरूपण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पश्चात अगर प्रतिबल हटा भी लिया जाए तो वस्तु प्रारंभिक अवस्था में नहीं आती है, और यह जो गुण होता है यह प्लास्टिक वस्तु का होता है, इसलिए इसे हम प्लास्टिक विरूपण भी कहते हैं। बिंदु U जो होता है, इस बिंदु पर पहुंचते पहुंचते वस्तु जो होती है एकदम, जिसको हम कहते हैं U बिंदु, यहाँ पे चरम सामर्थ्य बिंदु। चरम सामर्थ्य बिंदु का मतलब ये होता है कि यहाँ तक वस्तु आते आते इस प्रकार की हो जाती है कि वो तार जैसे बहने लगती है। मतलब जो तरल होता है उसके अनुसार बहने लगती है, इतनी वो उसके अंदर विकृति उत्पन्न हो जाती है। अगर उसको छोड़ भी दे तो वो वस्तु अपने आप धीरे धीरे अपने बल से ही वो तार के जैसे या एक तरल के जैसे बहते हुए टूट जाती है। तो बिंदु U और Y के बीच में जो होता है प्लास्टिक विरूपण होता है, लेकिन बिंदु U जो होता है वह अधिकतम तनन या चरम तनन सामर्थ्य कहलाता है। मतलब यह वह बिंदु होता है जहां पे वस्तु तन्यता के गुण को ज्यादा प्रदर्शित करती है और अधिकतम तन्यता यहां तक पाई जाती है। अब यहां तक हम वस्तु को खींच सकते हैं, प्रतिबल लगाकर खींच सकते हैं, इसे ही हम कहते हैं अधिकतम या चरम तनन सामर्थ्य, जिसको SU से यहाँ पे दर्शाया गया है। अब ये अधिकतम तनन सामर्थ्य का मतलब ये हुआ कि वस्तु को अधिकतम यहाँ तक बल लगा के खींचा जा सकता है। इसके पश्चात अगर बल ना भी लगाएं तो भी वस्तु अपने आप ये क्या होगी, गति करती रहेगी। मतलब यहाँ पे अगर प्रतिबल हटा भी लिया जाए, देखिए प्रतिबल का ये ग्राफ है, प्रतिबल हमने हटा लिया, प्रतिबल कम हो रहा है, लेकिन इसके पश्चात भी विकृति जो है वो जारी है। मतलब प्रतिबल हटा लेने के पश्चात भी, विरूपक बल हटा लेने के पश्चात भी जो वस्तु होती है वह अपने आप बहने लगती है और एक बिंदु B पर आते आते वह टूट जाती है। जैसे तार होता है, अगर उसे हम बहुत ज्यादा बल लगा के खींच दें तो तन जाएगा, लेकिन एक ऐसा स्थान आएगा कि वस्तु अपने आप तनते तनते अपने आप ही टूट जाएगी। तार जो होता है वो झूलने लगता है, वो टूट सकता है। तो बिंदु B तक आते आते जो वस्तु होती है वो टूट जाती है। तो जो बिंदु B होता है उसे हम बोलते हैं विभंजन बिंदु, ब्रेकिंग पॉइंट। वस्तु का ब्रेकिंग पॉइंट होता है जहां पे प्रतिबल न लगाने के पश्चात भी धीरे धीरे वस्तु टूट जाती है। अब
यहाँ पर अधिकतम त्वरण सामर्थ्य है और वस्तु अगर बहुत आगे जाकर यहाँ पे टूटती है, मतलब U और B के वस्तु के बीच में बहुत ज़्यादा लंबा गैप है, तो हम कह सकते हैं वस्तु तन रही है। तो हम कह सकते हैं वो जो पदार्थ होगा वो U तक बल लगाने के पश्चात भी B का जो ग्राफ है वो बहुत लंबा जा रहा है, मतलब पदार्थ जो है वो तन्य होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो सोना होता है और जो चांदी होते हैं ये बहुत ही तन्य पदार्थ होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं चांदी से बहुत लंबा 1 मिलीग्राम से भी 1 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, तो इसकी तन्यता बहुत ज़्यादा होती है। तो ये U और B के लिए जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो होती है वो चांदी के लिए और सोने के लिए हो सकती है। सोना भी बहुत लचीला होता है, उसके अंदर थोड़ा कठोरता लाने के लिए उसके अंदर तांबा मिलाया जाता है, अन्यथा उससे गहने वहने नहीं बनाए जा सकते या जो भी हम ज्वेलरी बनाना चाहे वो नहीं बनाया जा सकता। उसके अंदर थोड़ा सा अशुद्धि मिलाई जाती है, तो वो तांबे की होती है, क्योंकि जो गहने बनाए जाते हैं उनके अंदर कठोरता होना जरूरी है। अगर कठोरता नहीं होगा तो टूटते रहेंगे। तो इसके अंदर अशुद्धि मिलाई जाती है, जिसके कारण जो सोना होता है वो कैरेट के अंदर जो होता है वो उसकी जो शुद्धता होती है कैरेट में नापी जाती है। अगर बिल्कुल शुद्ध सोना होगा, उसके अंदर कुछ नहीं मिला होगा, तो 24 कैरेट का वो कहलाता है। और इसके बाद जैसे जैसे अशुद्धि मिलाई जाती है वैसे वैसे वो 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट का होता जाता है। तो जो भी गहने बनाए जाते हैं वो 24 कैरेट शुद्ध सोने के बिल्कुल नहीं बनाए जा सकते। अब यहाँ पर U और B के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो तन्य पदार्थ वो कहलाता है, लेकिन अगर U के पश्चात तुरंत अगर B यहाँ पॉइंट पे ही आ जाए तो इस पॉइंट पर जो भी वस्तु होगी जो यहाँ पे आके टूट जाती होगी वह भंगुर वस्तु कहलाएंगी। भंगुर वस्तुएं मतलब U जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर हम बोलते हैं चरम सामर्थ्य बिंदु, और जो B होता है जिसको हम बोलते हैं विभंजन बिंदु। अगर चरम सामर्थ्य बिंदु और विभंजन बिंदु दोनों पास पास में हैं तो कहने का मतलब इनको अधिकतम लेकर बल लगा दिया जाए, उसके बाद ये टूट जाती हैं। तो जो आसानी से टूट जाती हैं अधिकतम बल लगाने के पश्चात, उनके U और B के बीच में जो डिस्टेंस होता है तो काफ़ी कम होता है, ऐसी वस्तुएं भंगुर वस्तुएं कहलाती हैं। और अगर U और B के बीच में ग्राफ या जो होता है ये जो ग्राफ है ये बहुत ज़्यादा लंबा खींचता है, तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं तन्य पदार्थ कहलाते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिबल विकृति वक्र पदार्थ पर लगाए गए भार या उस पर लगाए गए विरूपक बल के कारण उसके प्रतिबल और विकृति के बीच में किस प्रकार से रिलेशन होता है वो बताया जाता है, और इससे पदार्थ के गुणों को समझने में आसानी होती है। तो प्रतिबल विकृति वक्र को अगर हम प्रत्याशा के अंदर नहीं पढ़ेंगे तो कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक हो गया, बहुत बड़े टॉपिक छूट सकता है। तो हुक का नियम और प्रतिबल विकृति वक्र दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जब तक हम इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक किसी वस्तु की प्रत्याशा या उनके गुणों का अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर तब तक करिए जब तक कि ये वायरल ना हो जाए, और अपने सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।